एसी सोर्स जब अपन एक रेजिस्टेंस पे अप्लाई करते हैं या एक इंडक्टर पे अप्लाई करते हैं या कैपेसिटर पे, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा वो अपन इंडिविजुअली देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनके कॉम्बिनेशन की, और पहला मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ रेजिस्टेंस और इंडक्टर का, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज में इसके ऊपर एक एसी सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और देखना है कि अब ये कैसे बिहेव करेगा। तो यदि मैंने एक टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो ये टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक सर्किट में करंट फ्लो होगी, टाइम वेरिंग करंट, और दोनों सीरीज में है तो दोनों पे करंट इक्वल फ्लो होगी। और इस करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मान लेते हैं ये पोटेंशियल है VR, और एक पोटेंशियल डिफरेंस इस इंडक्टर के ऊपर भी आएगा, और ये वाला इंडक्टर वाला पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूँ मैं VL। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो अप्लाइड वाला पोटेंशियल डिफरेंस है VS, इसको आप लिख सकते हो ये VR और VL की न्यूमेरिकल वैल्यू की इक्वल होगा। अरे लिख सकते हो ना, आपने ये कैसे लिखा, फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, आराम से देखिएगा। ये जो मैंने पार्ट लिखा ना, यहाँ अब तक मैंने नहीं बताया भाई कौन सी पोलैरिटी हायर पे कौन सी लोअर पे, नहीं बताया ना। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सपोज़ ये वाला सपोज़ हायर पोटेंशियल, ये लोअर, और ये भी यदि उसी तरीके से है तो मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सर्किट के अंदर अप्लाइड सोर्स का जो वोल्टेज है वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल आना चाहिए। पोलैरिटी सेम हुई तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, अपोजिट हुई तो सब्ट्रैक्ट करूँगा। लेकिन कुछ भी होगा ये इक्वेशन वैलिड रहनी चाहिए, हाँ है ना। इस इक्वेशन का मतलब हमेशा आपस VR और VL की नंबर ऐड होंगे इसकी गारंटी नहीं है। मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट जैसे वर्बली बोला था ना कि ये दोनों सेम पोलैरिटी के साथ होंगे तो ऐड होंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो फिर वो, एक तरीके से मैं विथ साइन इनकी वैल्यू लेने की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, विथ साइन इनकी वैल्यू लेंगे, इन दोनों के पोटेंशियल को मैं ऐड करूँगा, जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ऐड होंगे। एल्जेब्रिक सम होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं करंट के साथ थोड़ा सा देख रहा हूँ, ये मैं फेज का इसलिए बोला कि ये दोनों सेम फेज में होंगे हमेशा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, अब इनके फेज को रिलेट करने के लिए मैं एक क्वांटिटी यूज़ कर रहा हूँ, वो है हमारे पास करंट। करंट के हेल्प से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस के ऊपर तो ओम्स लॉ वैलिड होता है, तो मैं लिख सकता हूँ करंट वाली जो भी इक्वेशन रहेगी, टाइम वेरिंग इक्वेशन, करंट मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस R, तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। और जो भी करंट का फेज रहेगा बिल्कुल उसी फेज के अंदर मेरे पास रेजिस्टेंस का फेज रहेगा, सॉरी ये वोल्टेज का फेज रहेगा अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्यों, हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। बहुत बढ़िया बात है। प्लस अब बात कर लेते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर के ऊपर आप क्या लिखते हो, करंट मल्टीप्लाई भी, इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होता, इंडक्टर का होता है रिएक्टेंस, जिसे आप XL लिखते हो। तो XL को यदि मैं करंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो पोटेंशियल की इक्वेशन आएगी, ये अपन डिराइव कर चुके हैं। और करंट और पोटेंशियल की इक्वेशन के फेज का डिफरेंस रहता है, वोल्टेज आपके पास 90 डिग्री आगे रहता है, तो यहाँ पे जो करंट की इक्वेशन है उसमें अभी दिन फेज वाइज 90 डिग्री ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल की इक्वेशन पा जाएंगे। बढ़िया, तो ये हमारे पास नज़ारा रहा। थोड़ा सा देखो इस पार्ट को समझने के लिए, अब मैं आगे कैसे बोल रहा हूँ। मैं वोल्टेज वाला सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, मैं फेज़र बना रहा हूँ अलग अलग का। ठीक है, फेज़र के लिए हम ऐसे एक रेफरेंस लेते हैं, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ करंट को, ये एक रेफरेंस लाइन है करंट वाली। जो भी करंट का फेज़ है वो इस लाइन पे मैंने मान लिया, मैंने करंट को एक तरीके से रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले जो VR है ये किधर होगा, VR आपके पास करंट वाले फेज पे होगा, तो VR का फेज़र ऐसे बनेगा, ये मेरे पास बनेगा VR, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल करंट वाले फेज पे रहेगा। और जब VL ड्रॉ करना चाहोगे तो VL की जो वैल्यू रहेगी
वो आपके पास करंट से 90 डिग्री आगे रहेगी, वो आपके पास करंट से 90 डिग्री आगे रहेगी। तो ये हमारे पास VL की वैल्यू रहेगी। और इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो आपके पास VS आएगा। इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो VS आएगा। अब इन दोनों का फेजर में जो एडिशन होता है बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है। कैसे एडिशन होता है, वेक्टर की तरह एडिशन होता है। तो रिजल्टेंट हमारा इस तरीके से आएगा VS। ठीक है, इधर की तरफ आएगा ये हमारे पास VS। आप यदि समझ में नहीं आया तो आप वेक्टर फॉर्म, आपको पता है इस VL को मैं वेक्टर में आगे की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास रहेगा VL। ठीक है, और ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है, जो सोर्स का पोटेंशियल है, वो हमारे पास VS और जो करंट है I, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है जिसे अपन फाई से लिखते हैं वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। इस सर्किट के जो करंट है और अप्लाइड पोटेंशियल उसके बीच का फेज डिफरेंस आ गया। ये जो मैंने फेजर बनाया वोल्टेज का, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकली देखना चाहूँ VS की वैल्यू और VL और VR में रिलेशन, तो वो ऐसा लिखूँगा VS का स्क्वायर इज इक्वल टू VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस बात का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा ये जो मैंने इक्वेशन 2 लिखी है ना, यहाँ पे अब एक दिमाग में हल्का सा कन्फ्यूजन आना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ क्या दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है। सर देखो, आपने कहा कि सपोज रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज 4, तो सोर्स का पोटेंशियल कितना लिखेगा, 5 लिखेंगे या 7 लिखेंगे। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग तो 7 आएगा, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग तो 5 आएगा। अब कौन सा करेक्ट है, तो मैं कहूँगा थोड़ा रुको भाई। जब आप बोलते हो कि रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 3 है, तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे AC पोटेंशियल होगा और AC की न्यूमेरिकल वैल्यू तो वेरी करती है, और AC के अंदर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है, तो वो उसकी RMS वैल्यू गिवन है। क्या गिवन होगी, RMS गिवन होगी, बराबर है। तो वो VR बेसिकली RMS है, और आप पास इंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस बोला कि 4 है, इतना ही आपको स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब इंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसकी RMS वैल्यू है 4। तो RMS वैल्यू आपको यदि सोर्स की चाहिए तो फिर हम ये वाला लगाएंगे, क्यों विथ फेज वैल्यू को ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट ये आएगा। अब इसी क्वेश्चन को यदि वो ऐसा बोले, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 3 वोल्ट, फिर वो पोलैरिटी भी बताएगा कौन हायर पे होगा कौन लोअर पे होगा। यदि बोल दिया कि X वाली साइड हायर पे और Y वाली साइड लोअर पे, फिर वो इंडक्टर पे भी उस मोमेंट पे पोटेंशियल बोले और पोलैरिटी भी आपको दे, तब आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सोर्स का वोल्टेज इस इक्वेशन 1 से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ वोल्टेज बोला है, उसके अलावा पोलैरिटी वगैरह आपको नहीं दी है, और ये नहीं बोला किसी इंस्टेंट पे, तो वो उसकी RMS वैल्यू की बात कर रहा है। तो उस मोमेंट पे अपन इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन 2 कब यूज़ करनी है, 1 कब यूज़ करनी, पता लग गया। क्योंकि यहाँ पे जो करंट हो या फिर पोटेंशियल हो, ये आपस टाइम के साथ वेरी करते हैं, तो इनकी वैल्यू दी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं RMS की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। ठीक है, और RMS वैल्यू आपको रिजल्टेंट चाहिए तो हमेशा अपन फेजर के रेस्पेक्ट में ही सोचेंगे, यानी कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा विथ फेज होगा, और विथ फेज जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में होता है, जैसे वेक्टर एडिशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो यहाँ पे ये आएगा। और इस ट्रायंगल से यदि आप चाहते हो कि cos फाई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, अब ये cos फाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, कोई बताएगा? क्योंकि cos फाई को अपन बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो ये हमारे पास पावर फैक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है, वोल्टेज ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये तो आपके पास वोल्टेज का ट्रायंगल आ गया,
थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर्किट के अंदर करंट हमारे पास कितनी फ्लो हो रही, आई, ये सर्किट की करंट, और इन दोनों का जो इक्वलेंट आपके पास रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस और ये जो रिएक्टेंस है इनका इक्वलेंट, उसको मैं बोल देता हूँ जेड। ठीक है, तो आप पास वी एस की वैल्यू लिख सकता हूँ आई मल्टीप्लाई बाई जेड, और जो आपके पास जेड रहेगा, ये जो आप पास जेड सॉरी आई वाली इक्वेशन है, उसके अंदर आपको पता है यदि मैं फाई का फेज ऐड कर दूं तो वी एस की वैल्यू मिल जाएगी। आप ट्राइंगल से देख के बता सकते हो ना कि करंट वाली इक्वेशन के अंदर फाई का फेज ऐड करता हूं तो कहीं ना कहीं किसकी डायरेक्शन आती है, वी एस वाली डायरेक्शन आ जाती है। बराबर है। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी अभी 1 के बाद वाली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। इस इक्वेशन 3 से मैं आई को कैंसिल आउट कर दूँ तो कहीं ना कहीं एक जेड का रिलेशन मिलेगा। जो जेड होगा वो आपके पास रेफरेंस लाइन के साथ फाई एंगल पे होगा, और ये किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस वाली लाइन जो आपके पास रेफरेंस वाली लाइन पे रहेगी, प्लस रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो आपके पास 90 डिग्री पे रहेगी। ये जो इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 4, इसका भी मैं डायग्राम बनाता हूँ फेजर वाला। सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाता हूँ। रेफरेंस के नाम पे मैंने करंट को लिया है, ये हमारे पास करंट, और करंट वाली लाइन पे रहेगा आर एल, तो ये हम सॉरी आर, ये आर, और इंडक्टर जो आपके पास एक्सएल है वो इससे 90 डिग्री आगे रहेगा, तो ये हमारे पास एक्सएल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको अपन बोल रहे हैं जेड। ये हमारे पास आ गया जेड, ये एंगल फाई। आप यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू जेड लिख सकते हो। जेड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब एक्सएल क्या है ये आपको पता है, एक्सएल अपन बोल रहे थे इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल मेरे पास है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यही था, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है कैसे लिखते हैं, एल ओमेगा से आ रही थी। यूनिट आपको पता है ओम है, यूनिट तो तीनों की एक जैसी है तभी आप एडिशन कर पा रहे हो, सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज़ को ऐड कर पाते हो। ये तो फिजिक्स का बिल्कुल फंडामेंटल लॉ है। यहाँ पे जो जेड मैंने बोला है इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, जेड को अपन बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बेसिकली जहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों आते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है उसको बोल देते हैं इम्पीडेंस। क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस। और ये किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू इम्पीडेंस की आप कैलकुलेट करोगे ज़रूरत पड़ने पे, ये आपको पता लग गई होगी। यदि आपको रेजिस्टेंस बोला है 3 ओम है और ये रिएक्टेंस जो है वो आपस 4 ओम है, तो इम्पीडेंस 5 आएगा ना कि 7। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इम्पीडेंस निकालेंगे। एक काम करते हैं, इम्पीडेंस वाला हमें एक ट्राइंगल मिल गया, ये इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल से क्या है कि आगे से आपको याद रहेगा कि हाँ आप एडिशन कैसे करोगे। ये इम्पीडेंस का ट्राइंगल है, ऊपर मैंने एक वोल्टेज का ट्राइंगल बना लिया, और आपको पता है यदि मैं वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आपके पास कहीं ना कहीं पावर आ जाती है, और आ जाती है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला तो ये होता है ना, वी आई, ये हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर, या ये मैं रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, या फिर हमारे पास आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, यही फॉर्मूले रहते हैं। तो ये जो आपके पास पावर के फॉर्मूले हैं, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर निकालेंगे तो आर आएगा, और इंडक्टर के ऊपर देखेंगे तो एक्सएल आएगा। यही पावर का नज़ारा रहेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं पावर वाला ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूँ। यही वाले जो एक ट्राइंगल है ना इम्पीडेंस वाला, इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कैसा बनेगा वो देख लो। ये हमारे पास रेफरेंस करंट, मैं करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने रेफरेंस लिया फेजर के लिए, ठीक है, फेज को देखने के लिए।
अब यदि आर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपके पास आई स्क्वायर से, तो कहीं ना कहीं पावर आ जाएगी मेरे पास पावर पी। ये क्या लिखा मैंने, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। अब इंडक्टर के ऊपर जो पावर है, ठीक है, इंडक्टर के ऊपर वाली पावर क्यू, वो क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स एल। इंडक्टर वाली पावर और रेजिस्टेंस वाली पावर के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, आप देख लीजिए। और ये हमारे पास सोर्स की पावर, जिसे मैं एस लिख रहा हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जेड। ये आपके पास पावर का ट्राइंगल बना है, यानी पावर का फेजर बनाया है। फेजर ट्राइंगल फॉर्म में बन रहा है, इसलिए मैं इसे पावर ट्राइंगल बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये पावर का प्यारा सा ट्राइंगल है। यहाँ से भी मैं चाहूँ तो फेज फाई लिख सकता हूँ। कॉस फाई की वैल्यू क्या लिखूँगा यहाँ पे, कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी पी अपॉन एस, और ऊपर वाले से आप देखना चाहो तो क्या लिखोगे, आर अपॉन जेड, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप तीनों के अंदर रिलेशन चेक करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जो पी है ना, पी बेसिकली पी की जो डायरेक्शन है, पी पे आप देखते हो तो करंट और आपके पास पोटेंशियल सेम रहते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि जो पी की डायरेक्शन है वो बेसिकली करंट के डायरेक्शन पे ही है, यानी कि पी और इसका जो फेज है वो सेम आ रहा है। और क्यू वाला देखते हो 90 डिग्री आगे आ रहा है, और एस वाला आपके पास 5 डिग्री आगे आ रहा है। ये तीनों के मैं फेज के अंदर रिलेशन की बात कर रहा हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये पी क्यू आर क्या है वो बात कर लेते हैं। जो पी है ना, ये बेसिकली पावर है रेजिस्टेंस के ऊपर, इसे आप बोलते हो एक्टिव पावर। क्या बोलते हैं इसे, एक्टिव पावर। और एक्चुअल में सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होगी वो बेसिकली रेजिस्टेंस पे होती है, इस वजह से इसे आप ट्रू पावर भी बोलते हो। क्या बोलते हैं, ट्रू पावर। और यदि यहाँ पे देखा जाए तो सर्किट के अंदर यदि आप एवरेज पावर कंजप्शन देखोगे तो जितना रेजिस्टेंस होगा वही एवरेज हो, क्योंकि इंडक्टर के ऊपर तो एवरेज 0 आ जाएगा। तो सर्किट की यदि आप एवरेज पावर भी काउंट करने जाओगे तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर है वही आएगी, इस वजह से रेजिस्टेंस की पावर को अपन एवरेज पावर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक्चुअल में आपके पास एनर्जी कंज्यूम होगी, इस वजह से आप इसे रियल पावर भी बोलते हो। ये सारे वर्ड यूज़ हो सकते हैं जो पावर पी है अक्रॉस रेजिस्टेंस उसके लिए। और यदि मैं बात कर रहा हूँ क्यू की, पावर अक्रॉस इंडक्टर, इसे बेसिकली जो इंडक्टर के अक्रॉस पावर है ना, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, अच्छा, इंडक्टर के ऊपर जो पावर है उसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 0, यानी कि जो रिएक्टिव पावर है उनकी एवरेज वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। और जो सोर्स वाली पावर है एस, ठीक है, इसे अपन बोल देते हैं अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, और इसको कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं। ये वर्ड बहुत कम जगह ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यदि कहीं हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। कहीं लिखा हो कॉम्प्लेक्स पावर तो आप समझ आना कि इन दोनों एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर के एडिशन की बात हो रही है, इफेक्टिव पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। वैसे अपन जब एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब जो फेजर वाली जो बातें कर रहा हूँ ना मैं, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। यही एक मेजर कन्फ्यूजन रहता है, कब नंबर को ऐड करना है, कब ये करना है। और वो वाली बात हमेशा वोल्टेज को लेकर रहेगी, इक्वेशन 1 यूज़ करनी है कि 2 यूज़ करनी है। तो कुछ भी नहीं मेंशन होता तो अपन एसी के अंदर आरएमएस की बात कर रहे होते हैं और अपन इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे, बराबर है। सर्किट का इम्पीडेंस जब भी बोला जाए तो आप इम्पीडेंस ट्राइंगल से सोचोगे कि भी आर और एक्सएल का रिजल्टेंट। यदि आपके पास रिजल्टेंट पावर की बात कर रहा है कि सोर्स की पावर कितनी है, तो आप पास एक्टिव और रिएक्टिव के रिजल्टेंट की बात करोगे।
थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, इनके फॉर्मूलेज किस तरीके से हैं सब मैंने लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। पावर को लेकर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। देखो पावर के रिगार्डिंग अपन ने अब तक जो हमें पता था कि सर्किट में जो पावर कंज्यूम हो रही है, यदि सर्किट की पावर की यानी कि मैं सोर्स की पावर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एवरेज वैल्यू निकालनी हो मेरे को, तो आप एवरेज यही बोलोगे ना कि सोर्स का जो आप पास वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू लेंगे और सोर्स की जो करंट जो कि सर्किट की करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर, दैट इज़ द कॉस फाई। ये लिखने वाले हो आप। अरे यही एवरेज आता है ना, यही एवरेज का फॉर्मूला है। अच्छा देखो, सोर्स की जो आपके पास वी आर एम एस है उसको यदि मैं कॉस फाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वोल्टेज ट्राइंगल पाइए, सोर्स का वोल्टेज यानी कि वी एस कॉस फाई को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो वी एस कॉस फाई, इसको वी आर लिख सकता हूँ ना। इधर से देखो भाई, ये वोल्टेज ट्राइंगल से कॉस फाई कितना आएगा, वी आर अपॉन वी एस, तो वी एस मल्टीप्लाई भी कॉस फाई को वी आर लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी कि इस पूरे की जगह यहाँ से लगा के इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस के ऊपर जो है उसकी आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई आई आरएमएस, तो ये आ जाएगा आपके पास पावर अक्रॉस सोर्स उसकी एवरेज वैल्यू। सोर्स के अक्रॉस जो आपके पास पावर है उसकी एवरेज वैल्यू इस तरीके से आएगी। अच्छा, यदि आपको ये बोला जाए रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर है उसकी एवरेज वैल्यू, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू और जो रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो हो रही जो कि सर्किट में सब में एक जैसी हो रही उसकी आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस के ऊपर पावर फैक्टर। रेजिस्टेंस के ऊपर तो आपके पास रेजिस्टेंस पे जो क्या बोलते वोल्टेज और करंट वो दोनों तो सेम फेज में रहेगी, तो वहाँ पे एंगल कितना लेंगे, 0। देखो सर्किट का पावर फैक्टर यदि पूछा जाए कॉस फाई तो वो अलग होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस का पूछा जाए तो 1 होगा, सिर्फ इंडक्टर का पूछा जाए तो 0 होगा। अब समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि आप यदि पावर फैक्टर क्या होता है, पोटेंशियल और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, उसका कॉस्ट लेते हैं, यही लेते हैं। तो जब आप एंगल देखते हो फेज डिफरेंस, तो करंट आपके पास पूरे सर्किट में एक जैसी है, लेकिन आप रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल की बात करते हो तो वो करंट के साथ सेम फेज में है, और आपका इंडक्टर के ऊपर 90 डिग्री पे है और सर्किट वाला 5 एंगल पे है। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग एलिमेंट वाइज बात करें तो अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास जो सोर्स के ऊपर पावर है उसकी भी एवरेज वैल्यू निकालता हूँ तब उतनी आती है जितना रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर है उसकी एवरेज वैल्यू। यही रीज़न था कि मैंने रेजिस्टेंस की पावर को ही एवरेज पावर बोल दिया। कभी भी आपको सर्किट में बोले कि एवरेज पावर कितनी होगी, तो आप पूरे सर्किट की पावर निकालने के बजाय रेजिस्टेंस की पावर कैलकुलेट करके बता सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। सही है ना, ठीक है।